नमस्कार, स्वागत है आपका हम लोग में। मैं हूं नगमा और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं। दूसरे राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली का अब अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को इसका ऐलान किया है कि दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी मिली है और नए सत्र में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई शुरू होगी और इसमें कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार करना लक्ष्य है। रटने पर नहीं जोर होगा, समझने पर जोर होगा। बजट का 25% खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। नए बोर्ड के लिए एक गवर्निंग बॉडी होगी। गवर्निंग बॉडी में कई क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करेंगे। दिल्ली में कुल जो है वो 2700 स्कूल हैं। इनमें से करीब 1000 स्कूल सरकारी हैं। 2021 और 22 के सत्र में करीब 25 स्कूलों में ये बोर्ड के तहत पढ़ाई जो है वो शुरू होगी। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, हमसे बातचीत कर रहे हैं एनडीटीवी एक्सक्लूसिवली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये अच्छी बात है दिल्ली अपना बोर्ड शुरू कर रहा है, इसकी जरूरत महसूस क्यों हुई आप लोगों को? इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पिछले 5 साल में हमने एजुकेशन में जितने काम किए हैं, अच्छी बिल्डिंग बनवाई, अच्छी टीचर ट्रेनिंग्स हुई, उसके बाद सीबीएसई के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे, हमारे स्कूलों के बच्चे आईआईटी और नीट में बिना कोचिंग के जाने लगे। लेकिन हर तरफ से ये आ रहा था, साहब ये जो स्कूल की परीक्षा बोर्ड की होती है, ये साल के अंत में 3 घंटे की एक परीक्षा लेके आप बच्चे का आकलन करते हो, ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया में जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम है वो उससे कहीं आगे निकल चुका है। अब बच्चे का कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन होता है सारे देशों में। हम केवल 3 घंटे के अंत में परीक्षा लेते हैं साल के अंत में और कहते हैं बच्चा पास हो गया है, फेल हो गया। उस बच्चे ने और कुछ कितना अच्छा किया, उसकी पर्सनैलिटी के हिस्से क्या हैं, उन सबका कोई इवेल्युएशन ही नहीं है। वो बच्चा एक अच्छा देशभक्त बना कि नहीं बना, वो बच्चा एक अच्छा परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा नागरिक बना कि नहीं बना, वो बच्चा कल को स्कूल से जाके, कॉलेज से जाके केवल नौकरियों के पीछे भागेगा या नौकरियां क्रिएट भी कर सकता है, इसका कोई इवेल्युएशन नहीं है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बोर्ड में ये सब चीजें शामिल हों और यही देश के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा रिफॉर्म है जिसकी जरूरत है। हम दिल्ली से इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसमें एक सवाल यह है कि जो मौजूदा शिक्षा जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, उसमें क्या सबसे बड़ी कमी आपको लगती है जिसको आप इसमें दूर कर रहे हैं? आपने कहा कि सिर्फ लोग रोजगार के पीछे भाग रहे हैं और सही माने में क्या एजुकेशन मिल रहा है इस पर जोर नहीं है। तो ऐसे क्या बदलाव इसमें कॉन्क्रीट, अगर हम कुछ पॉइंट समझ सकें जिसकी वजह से ये बदलाव देखे जा सकते हैं कि एजुकेशन में कुछ बदलाव आएगा बुनियादी, क्या इसमें किया जा रहा है? हमने पिछले 5 साल में एजुकेशन में जितनी खामियां देखी, जैसा मैंने कहा, उसमें यह था कि भाई सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी नहीं होती, हमने बिल्डिंग अच्छी कर दी। सरकारी स्कूलों को टीचर्स को एक्सपोजर नहीं होता, हमने सिंगापुर, फिनलैंड, हांगकांग, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज सब जगह टीचर्स की ट्रेनिंग करा दी, ताकि आईएम से टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा दी ताकि सब कुछ समझ सके, एक वर्ल्ड व्यू हमारे टीचर्स का बन सके। लेकिन फिर भी एक कमी जो, और हमारे टीचर्स दुनिया भर के देशों में देखकर जिस चीज को आए कि हम केवल 3 घंटे की एक रटंत परीक्षा के आधार पर, रोट लर्निंग के आधार पर हम अपने बच्चों का आकलन कर रहे हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है। वो चाहे सीबीएसई हो, बदलाव मनीष सिसोदिया जी ये रहेगा कि इसमें एग्जाम्स नहीं होंगे और लगातार इवैल्यूएशन होगा। नहीं, एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स तो होंगे सारे देशों में जिनकी मैं बात कर रहा हूं, या जो नया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें अंत में एक टर्म एंड एग्जाम होता है, लेकिन वो इतना हाई स्टेक नहीं होता, लगातार बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहता है और मल्टी डायमेंशनल होता है। अभी केवल रटने की योग्यता का मूल्यांकन होता है, एग्जाम होता है। अब जैसा मैंने बोला, बच्चे के अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि वो पढ़ने के बाद केवल नौकरी ढूंढता फिरेगा, लेकिन नौकरी दे भी सकता है क्या, उसके अंदर देशभक्ति आई कि नहीं आई, उसके अंदर अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति सम्मान आया कि नहीं आया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कुछ अजीब सा लग रहा है कि अब तक हम एजुकेशन में कोई देशभक्ति की बात सुनते नहीं आया। ये जरूर सुनते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि रोट लर्निंग नहीं हो, एक बेहतर इंसान बने या शिक्षित हो। अभी भी कहते हैं कि लर्निंग और एजुकेशन जो है वो अलग अलग चीज है, पर ये देशभक्त का एंगल क्यों, क्या?
देशभक्ति का एंगल बहुत जरूरी है नगमा जी। अगर शिक्षित व्यक्ति देशभक्त नहीं है तो फिर पढ़ाई बेकार जा रही है। और जब मैं देशभक्त कह रहा हूं तो इसको हमें समझने की जरूरत है कि देश से प्यार करना कोई गलत काम थोड़ा ही है। देश के लोगों से प्यार करना, देश के सिस्टम्स को फॉलो करना। मैं बार बार एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं कि एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी अगर रेड लाइट पर ये देखता है पुलिस वाला नहीं खड़ा तो मैं रेड लाइट जंप कर जाता हूं, तो उसके अंदर की देशभक्ति पे सवाल उठना चाहिए कि यार मैं कुछ लोग रेड लाइट पर खड़े, मैं ऐसे ही जंप कर जा रहा हूं। या वो पढ़ा लिखा आदमी जब ऑफिसर बनता है, नेता बनता है तो कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पर क्या मतलब देशभक्ति का मतलब अलग लोगों के लिए अलग है। पेट्रियोटिज्म, युद्ध में लड़ना, देशभक्ति क्या सिखाया जाएगा? इस देशभक्ति का क्या कोई अलग कोर्स होगा इसमें? मैं बताता हूं, देशभक्ति का एक पाठ्यक्रम तो हम तैयार कर ही रहे हैं और इसी में हमने बच्चों के बीच जाके ये पूछा था कि भाई आप देशभक्ति से क्या समझते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने अपने अपने नोटशीट पे हमें एक वो बना के दी लिस्ट। उन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान करना भी देशभक्ति है, पशु पक्षियों का प्यार करना, हर धर्म हर जाति के लोगों को सम्मान देना, ये भी देशभक्ति है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने सिस्टम्स का सम्मान करना, ये सब देशभक्ति है। अपने तिरंगे का सम्मान करना, अपनी मिट्टी से प्यार करना, अपने देश के लोगों से प्यार करना, अपने सिस्टम्स को फॉलो करना, ये सब कहीं ना कहीं देशभक्ति में आता है। और इसीलिए हम देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लेके आ रहे हैं और बोर्ड में भी इस बात का आकलन करेंगे। जब परीक्षा हो तो केवल ये नहीं हो कि आपको फिजिक्स के 4 फॉर्मूला ठीक से रट गए तो आप पास हो गए, नहीं। आपके अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपके अंदर ईमानदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं टेस्ट में होंगी। तो ये तो एक बेहतर इंसान या बेहतर मनुष्य बनने की भी यही परिभाषा होती है कि आप में किस चीज का सम्मान है, आप कानून पालन करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों का सम्मान करते हैं। तो इसका एक तो कि कैसे टेस्ट किया जाएगा और इसको मतलब देशभक्ति कहना, देशभक्ति से कोई परेशानी, कोई एतराज नहीं है, लेकिन कट्टर देशभक्ति एक ये कुछ स्लोगन सा, और ये इसकी क्या जरूरत पड़ी? एजुकेशन जो है वो बेहतर इंसान बनाने पे फोकस होना चाहिए, रटने से हटकर समझने पर फोकस होना चाहिए। लोग सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागें, वाकई एजुकेशन हो, ये सब बात तो सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक जो ये सिलेबस अलग से देशभक्ति का बनेगा, इसका टेस्ट कैसे लिया जाएगा कि देशभक्त बना कि नहीं बना, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या सिस्टम में कुछ बदलाव होगा इसके लिए, टेस्टिंग के लिए? बिल्कुल टेस्टिंग के सिस्टम में बदलाव होगा। इसीलिए 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर आप तय नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप एक क्लास के टीचर हैं और आपको मैं पूछूं कि आपकी क्लास के बच्चे कितने विमेन के प्रति रेस्पेक्ट रखते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने जिनके अंदर अपनी लाइफ में एक अलग तरीके का अनुशासन है, तो टीचर्स बता देते हैं। उनका अपना एक इवैल्यूएशन चलता है, तो वो इवैल्यूएशन फॉर्मलाइज हो जाए, वो इवैल्यूएशन एक इंस्टीट्यूशनलाइज होके सिस्टम का हिस्सा बने, ये काम ये बोर्ड बनेगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल बात कही, मैं उसको यहां दोहराना चाहूंगा कि हम एजुकेशन से चाहते क्या हैं। हम एजुकेशन से चाहते हैं कि हमारे बच्चे देश और समाज से प्यार करें, उसको रेस्पेक्ट करें, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, और हमारे बच्चे जब अच्छे टैलेंटेड बच्चे बन के निकले तो केवल नौकरियों के पीछे ना भागे, नौकरियां देने वाले भी बने। ये तीनों चीज हमें अभी अपनी एजुकेशन से मिल नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि हम पढ़ाते तो बहुत मेहनत करके हैं, लेकिन जब बच्चे को पास करा के भेजते हैं तो केवल रोट लर्निंग के आधार पर पास करके भेज देते हैं। हम इस बात को जांचते ही नहीं है कि हमारे बच्चे में वो गुण आए कि नहीं आए। तो इसको लेके ये बोर्ड नए नए तरीके अपनाएगा, इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस हैं इन सब काम को करने के वो करेगा। हम सारे इंटरनेशनल टाइप्स भी करेंगे इसके साथ में, और ये जो आज सबसे रेस्पेक्टेड बोर्ड देश में है, इंटरनेशनल बोर्ड, उसके जैसा रेस्पेक्टेड एक बोर्ड बनेगा जिसको मुझे लगता है देश और दुनिया की यूनिवर्सिटीज भी इतनी रेस्पेक्ट के साथ देखेंगी और समाज में भी इसको रेस्पेक्ट मिलेगी। जी, उसके लिए शिक्षकों को तैयार करना होगा, क्योंकि बच्चे एक अलग बेहतर इंसान तो बन रहे हैं, पर जो शिक्षक हैं जो उसी सिस्टम से निकले हैं, जो सिस्टम मौजूदा है, वो क्या अलग कैसे पढ़ाएंगे? तो उनके लिए क्या इसके लिए प्रोग्राम होगा? मतलब वो एक अलग तरीके से पढ़ाएं, वो अचानक तो स्विच नहीं कर पाएंगे, उनको भी कुछ ट्रेनिंग इसके लिए दी जाएगी। मैंने दिल्ली सरकार के हजारों शिक्षकों से इस पे बात की है। बोर्ड हमने ऐसे ही नहीं बनाया, उनकी तरफ से आया है कि साहब एक तरफ हमसे समाज, आप, सरकार, सिस्टम अपेक्षा रखता है कि हम बच्चे के अंदर उसकी समझ को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन कुल मिला के हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि बच्चे को पास करने लायक बनाओ। 3 साल के अंत में 3 घंटे की परीक्षा होगी, बच्चा उसमें पास होना चाहिए। आप ये परीक्षा का सिस्टम बदलो, हम पढ़ाने का सिस्टम अपने आप बदलेंगे।
हम देखिए बात लर्निंग आउटकम में करते हैं, हम टीचर्स की ट्रेनिंग में भी बहुत बात करते रहे हैं देश भर में कि वो कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, लेकिन कुल मिला के वो कहते हैं ना कि राजा की जान एक तोते में बसती थी और सब कुछ उस तोते के हिसाब से चलता था। किसी ने तोते को पकड़ दिया, उसकी गर्दन मरोड़ दी तो राजा की गर्दन पे असर पड़ गया। परीक्षा की जान शिक्षा की जान इस परीक्षा नाम के तोते में बसती है। हम जो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन परीक्षा अगर रोट लर्निंग की होगी तो पढ़ाया भी रोट लर्निंग के लिए जाएगा। परीक्षा अगर अंडरस्टैंडिंग की होगी तो पढ़ाया भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जाएगा। आज हमारे क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी मजबूरी है कि वो पढ़ाएं जो परीक्षा में पूछा जा रहा है। पिछले 5 साल में जो पूछा गया वैसा पढ़ाना पड़ेगा उनको। आज परीक्षा का पैटर्न बदल दीजिए, टीचर पढ़ाना का पैटर्न बदल देगा अपने आप। टीचर को तो पढ़ाना आता है, हमको पूछना नहीं आता, हमको परीक्षा लेनी नहीं आती, तो हमने कहा हम परीक्षा लेने का पैटर्न बदलेंगे। अच्छी बात है कि बच्चे सिर्फ रटे नहीं परीक्षा की नियत से, बल्कि सिस्टम में बदलाव हो और जो वो पढ़ें उसको समझें। अब इसमें ये भी है कि कितने स्कूल्स शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में कब से ये इम्प्लीमेंट आप लोग कर पाएंगे? इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और शुरुआत में कितने स्कूल्स सिर्फ सरकारी स्कूलों में होगा और उनमें कितने स्कूल्स में ये शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने अपनी तरफ से सोचा है कि 20-25 स्कूल से इसकी शुरुआत करेंगे और अगले 1-2 साल यहां से जब बच्चे निकलना शुरू होंगे इस बोर्ड से तो उन पर बाकी लोगों की नजर होगी और फिर लोग चाहेंगे कि इसको आगे वो भी अडॉप्ट करें। हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी। लेकिन बड़ा सुखद संयोग है कि कल मुख्यमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट किया और दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स ने मुझसे संपर्क किया है। आज सुबह भी एक प्रिंसिपल मिलने आए, बोले हम इस आइडिया को बहुत दिन से सोच रहे हैं कि रोट लर्निंग की जगह एक अंडरस्टैंडिंग की एग्जाम होनी चाहिए और अगर आप इसको करते हैं तो हम भी इस बोर्ड में अपने स्कूल को एफिलिएट कराना चाहेंगे। तो ऐसा मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर इतना अच्छा रिस्पांस चारों तरफ से मिलेगा। प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, बच्चों से मैंने जाके भी बात की थी इस अनाउंसमेंट से पहले। बच्चे खुद मानते हैं कि हमारा ये परीक्षा का प्रणाली बदली है, हमको प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे ये चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सवाल भी भेज रहे हैं आपके लिए ट्विटर पे। भजन सिंह भंडारी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है पूछने के लिए कि उम्मीद है कि रामायण, महाभारत और गीता की भी शिक्षा लाएंगे आप लोग। भारतीय परंपरा में देशभक्ति एक अलग तरीके से रही है, पर मैंने जैसे कहा कि बहुत इसको वैज्ञानिक तरीके से हर व्यक्ति को देश के सिस्टम से प्यार करना सिखाया जाएगा। रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति अगर अपने घर में बैठ के 2 भाइयों के बीच में प्यार नहीं है तो रामायण पढ़ना बेकार है। अगर भाई भाई छोटी सी चीज पे, एक छोटी सी प्रॉपर्टी पे लड़ते हैं और दोनों रामायण पढ़ते हैं सुबह उठ के, तो मुझे लगता है दोनों के लिए रामायण पढ़ना भी बेकार है और दोनों के लिए देशभक्ति भी बेकार है। हम इसी क्रिटिकल थिंकिंग को अपने स्कूल सिस्टम में लेके आएंगे कि जब बच्चा रामायण पढ़े तो रामायण से सीख के आपस में भाइयों में प्यार बढ़े। रामायण से सीख के आपस में भाई लड़ते रहे तो फिर रामायण पढ़ने का फायदा नहीं है। गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करो। कर्म करने की जगह अगर आदमी कर्म चोरी करे, काम चोरी करे, सरकारी कर्मचारी बन के सोचे कि मुझे रिश्वत मिलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो उसका गीता पढ़ना बेकार है। वही देशभक्ति हम लाना चाहते हैं। उसी देशभक्ति की मैं बात कर रहा हूं कि कट्टर देशभक्त हो आदमी कहे कि मैं तो भैया बहुत बड़ा कर्मवादी हूं, मैं कम काम करूंगा, यहां आके आदमी खड़ा हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन बात तो करती है उसकी, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रही है। ये बोर्ड, ये शिक्षा का सबसे बड़ा रिफॉर्म दिल्ली में इस तरफ बढ़ रहा है। मनीष जी, अब देशभक्ति की जो आपने बात की कि आप इस तरह की देशभक्ति चाहते हैं, तो देशभक्ति का जो ब्रांड है वो भी अलग अलग है और उस पर अलग अलग लोग अपना हक जताते हैं। एक पार्टी ऐसे कोशिश में रही कि देशभक्ति को वो अप्रोप्रिएट करे और उसके ही उस पर अधिकार रहे। तो आपकी देशभक्ति, बीजेपी की देशभक्ति, बीजेपी ने देशभक्ति को का काफ़ी उनके चुनाव में और तमाम जगह स्लोगन्स में ये बातें रही हैं। आपकी देशभक्ति उनकी देशभक्ति से कैसे अलग है? आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाजपा की देशभक्ति से अपने देशभक्ति पाठ्यक्रम को? ये कोई सफेदी का मुकाबला नहीं है। देश तो एक ही है। देश का नाम भारत है। भारत से प्यार करना, भारत के तिरंगे से, भारत के फौजी से प्यार करना, लेकिन साथ साथ भारत के लोगों से भी प्यार करना। भारत माता की जय भी बोलना, लेकिन भारत माता के बच्चों के साथ में फिर चीटिंग नहीं करना। भारत माता के बच्चे जब आपकी शॉप पर कुछ खरीदने आए तो उनके साथ मिठाई में मिलावट करके नहीं बेचना, ये भी देशभक्ति है। सिर्फ भारत माता की जय कहने से काम नहीं चलेगा। भारत माता के बेटे जब रक्षाबंधन के लिए मिठाई लेने आए तो उसमें मिलावट नहीं करना है, आपको ईमानदारी से बेचना है, आपको रेड लाइट जंप नहीं करना है। आपको महिलाओं, भारत माता की बेटी आपके सामने आए और आप उसके साथ में उसको एक गलत नजर से देखें, फिर आपकी देशभक्ति बेकार है। तो ये देशभक्ति किसकी है और किसकी नहीं है,
हमें कोई मेरी देशभक्ति वैसे उसका कंपटीशन नहीं है। हम सब भारत के लोग हैं। भारत के लोगों को प्यार करना चाहिए, भारत की महिलाओं को प्यार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये जिस पार्टी से आ जाए, जिस सिस्टम से आ जाए, वो सिस्टम अच्छा है। तो आपकी देशभक्ति, आप कह रहे हैं कि ईमानदारी जो है वो आपके लिए देशभक्ति है। ईमानदारी, बेहतर इंसान, कर्म ईमानदारी करना। मेरे लिए देशभक्ति है। बिल्कुल अपना कर्म करना मेरे लिए देशभक्ति है। अपने फर्ज को निभाना मेरे लिए देशभक्ति है। जी जी मनीष जी, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे इस वक्त, फौरन लौट रहे हैं। हम जानेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति है जिसमें ये कहा गया है कि जॉब पे सिर्फ फोकस नहीं है बल्कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहे हैं कि आप निकलें तो आप नौकरियां पैदा कर सकें, खड़ी कर सकें। ये नहीं कि आप नौकरियों के लिए कतार में नहीं। कैसे ये करेगा नया करिकुलम, नया बोर्ड जो बनेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्वागत है आपका। हम लोग में हमारे साथ खास मेहमान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। मनीष जी, नया बोर्ड जिसकी तैयारी हो गई है, जिसको आप लोग जल्दी लागू करना चाहते हैं दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली का अपना बोर्ड होगा, उसमें एक बात ये कही गई है कि ये जोर रहेगा कि बच्चे जो हैं या युवा जो हैं वो जब पढ़ के निकलें तो वो एंटरप्रेन्योरशिप पर ज्यादा जोर दें और कई इस तरह की पहल करें कि नौकरियां वो खुद जनरेट कर सकें और नौकरियों की कतारों में खड़े होना, सिर्फ रट कर कुछ निकल गए और आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपको नौकरियां दे, इस पे जोर नहीं होगा। और ये बहुत जरूरी है कि समय के साथ इसमें बदलाव लाया जाए। तो कहाँ, अलग अलग देशों में आप तो जाकर आपने देखा है, आपको कहाँ का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा लगा जब एक मौजूदा दौर में जो बदलाव आए हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन चीजों से कैसे तालमेल बैठ सकता है हमारी एजुकेशन सिस्टम का? क्या बदलाव आप लाना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, अगर हम आज अपने युवाओं से बात करें, कॉलेज में चाहे आईआईटी के बच्चों से बात करें या आईटीआई के बच्चों से बात करें, हम कहीं ना कहीं उनसे बात करें और समझें कि भाई आप कहाँ नौकरी करना चाहते हो, तो वो 10, 15, 20, 30 कंपनियों के नाम लेंगे। वो कंपनियां किन देशों की हैं? जिन देशों की वो कंपनियां हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ जॉब सीकर्स क्यों पैदा हो रहे हैं और उनके यहाँ जॉब प्रोवाइडर्स क्यों पैदा हो रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को, जिसको हमारे यहाँ से निकला हुआ लड़का या लड़की चलाता है, वैसी कंपनी हमारे यहाँ से निकला हुआ बच्चा क्यों नहीं बना पा रहा है? इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसके स्कूल में उसके माइंडसेट पे काम नहीं हुआ। उसको फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, कॉमर्स का अच्छी नॉलेज तो दी, लेकिन उसके माइंडसेट पे काम नहीं हुआ। वो डरा हुआ निकला, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला नहीं निकला, वो रिस्क टेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला नहीं निकला। अंत में जाके उसको आईआईटी मिली और आईआईटी से पास आउट करके वो दुनिया की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने चला गया। लेकिन जिस कंपनी में नौकरी करने गया, उस देश में जिस व्यक्ति ने वो कंपनी बनाई थी, वहां उसके स्कूल में वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि निडर होकर बच्चा निकले, वो निकला। हमको ये समझना चाहिए कि दुनिया के जिन देशों ने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, वहां क्यों निकल के आई, वहां के लोगों ने कैसे बनाई, उनका एजुकेशन सिस्टम था रोट लर्निंग से हटके अंडरस्टैंडिंग पे लाना। आज हम उसको समझ के कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। जी जी मनीष जी, आपने लगातार काम किया है शिक्षा में, तरह तरह के बदलाव लाना। आपने हैप्पीनेस करिकुलम यहाँ पर शुरू किया गया, वो बड़ी मिसाल बनी। और मुझे याद है हमने आपसे पहले भी जब बातचीत की, आपने बताया कि कितना उसको सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं बच्चे और उससे बहुत बदलाव आया है उनके जीवन में। दिल्ली के स्कूल्स को आके अलग अलग जगह से लोगों ने देखा। मुझे याद है दिसंबर में आपको बुलाया गया था यूपी के स्कूल को विजिट करने के लिए, पर आप लखनऊ गए और वहां पर आपको रोका भी गया। तो इस एजुकेशन को, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, ये एजुकेशन जो है, वो शिक्षा जो है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपके केंद्र में रहेगी आपकी एजुकेशन, आपकी चुनावी नीति के? मैं तो चाहता हूं कि इस देश के हर चुनाव में शिक्षा केंद्र पर रहे और राजनीतिक पार्टियों के बीच कंपटीशन हो इस बात को लेके कि हमारी शिक्षा नीति देखिए, हमारा शिक्षा पे किया गया काम देखिए, हमारे दौर में बच्चों के अंदर जो बदलाव आए और जिस तरह की बच्चों को सफलता मिलनी शुरू हुई, उसको देखिए, उसके आधार पर वोट कीजिए। अल्टीमेटली अगर हमारे देश में राजनीति एजुकेशन पे आके खड़ी हो गई, देश बहुत तेजी से बदल जाएगा। देश का इकोनॉमी, देश का सोशल कल्चर, सब कुछ बहुत तेजी से बदल जाएगा अगर हमारे देश में शिक्षा का डिस्कोर्स, एजुकेशन जो है इलेक्शन डिस्कोर्स में बन गया। मजा आ जाएगा पूरे देश में। एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे। ये आपको लग रहा है कि ये मुमकिन है? क्या आम आदमी पार्टी इसकी पहल करेगी? उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, आप लोगों की वहां पर क्या रणनीति है, क्या नीति रहेगी?
क्योंकि लगातार इसमें फार्मर्स का मुद्दा तो उठ ही रहा है। आम आदमी पार्टी तो बात ही शिक्षा की कर रही है। हम जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिजली की कर रहे हैं, पानी की कर रहे हैं, शिक्षा की कर रहे हैं, और हम जब कर रहे हैं तो हमने करके दिखाया है। आज दिल्ली में हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां पिछले 5 साल में काम हुआ है, जहां तस्वीर बदली है और वहां से बच्चों की दिशा बदल गई है। आज हम उत्तर प्रदेश में जाके पूछ रहे हैं कि भाई आप एक स्कूल तो बताओ जहां आपने पिछले 5 साल में जीरो से उस स्कूल को कुछ उठाया हो और उसमें से आज रिजल्ट निकलने लगे हो। हम आपको स्कूल दिखाते हैं, हम बात करते हैं। हम उत्तराखंड में जाके पूछ रहे हैं, हम बाकी राज्यों में पूछ रहे हैं कि भाई एजुकेशन पे चर्चा क्यों नहीं। जब सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा का एक बड़ा बजट, हजारों टीचर्स उस पर काम करते हैं, हजारों ऑफिसर्स काम करते हैं, शिक्षा मंत्री होता है देश में, राज्यों में, तो फिर शिक्षा पे बात क्यों ना हो चुनाव में, होनी चाहिए। जी जी मनीष जी, आप सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अब स्कूल्स की बात हम कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो पिछला 1 साल कैसे गुजरा हम सब जान रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी इसमें मददगार तो रहा ही, लेकिन इसके बावजूद स्कूल जाने का वक्त अब क्या वापस आ रहा है? कुछ स्कूल्स खोले भी जा रहे हैं, सरकारी स्कूल्स खुले भी हैं। किस तरह के एहतियात लेने अभी भी बाकी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कोरोना के फिर बढ़ने लग जाते हैं, तो ऐसे में एक अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। तो कैसी तैयारियां और क्या चुनौतियां अभी भी हैं? हमारे पिछले 1 साल के दौरान जो टफ पीरियड रहा, इसमें दिल्ली के टीचर्स ने बहुत अद्भुत काम किया है। एक तरफ उनकी कोविड में बहुत ड्यूटीज लगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया, गली गली में जाके बच्चों को ढूंढा कि भाई ऑनलाइन, सेमी ऑनलाइन आ जाइए, आप पढ़िए। कई टीचर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी तनख्वाह से या अपने बच्चों की तनख्वाह से मदद की बच्चों की, उनको डिवाइस देने में। तो टीचर्स ने इस काम को बहुत आगे बढ़ाया है। अब जबकि कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में दिख रहा है, वैक्सीन आ गई है और संभव है कि वैक्सीन का जैसे जैसे आगे पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे केसेस अपने आप कम होते चले जाएंगे और इसकी चेन एकदम ब्रेक होगी। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में, अभी तो परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो जो परीक्षा की क्लासेस थी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनको स्कूलों में बुलाया गया है। परीक्षा के बाद थोड़ा बहुत समर ब्रेक होगा, उसके बाद में तब की स्थिति को देखते हुए निर्णय होगा कि स्कूल में कितना ओपन होने की जरूरत है, कितना ओपन होने की संभावना है। एक बार परीक्षाएं खत्म हो जाएं, उसके बाद हम सारी स्थिति का आकलन करके ही इस पे कुछ कह सकेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली का अपना जो स्कूल बोर्ड होगा, उसमें क्या अलग होगा कि शिक्षा बेहतर बने, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे मनीष जी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं हम लोग में। और इसकी क्या समय सीमा या क्या आप लोगों का टारगेट है? जो नया बोर्ड ऑफ एजुकेशन, दिल्ली का जो अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगा, उसकी शुरुआत अगर आप 20 स्कूल से अभी करने की बात है, तो अगर 1000 स्कूल्स जो हैं उसको कब तक किया जा सकता है, या आप लोगों ने अपने लिए एक कोई टाइम फ्रेम रखा होगा जो आप देख रहे हैं कि ये बदलाव कितने दिनों में हो पाएगा? इसी साल हम लोग ये बोर्ड काम करना शुरू कर देगा। कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार था, हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी इसकी तैयारी कर ली है, इसका ऑफिस वगैरह। बस जैसे ही अब कैबिनेट की मंजूरी हुई कल, अब इस पे हमारी टीम काम करना शुरू कर देगी और कुछ दिन में इस वर्ष में जो 20-25 स्कूल इसमें शामिल होंगे उनके साथ बातचीत करके उनके एफिलिएशन की प्रोसेस हो जाएगी। और उसके बाद परीक्षा की, जो मैंने कहा कि कंटिन्यूस इवेल्युएशन है, उसकी तैयारी हम लोगों ने पहले से कर रखी है। उसके लिए कुछ बजट अरेंजमेंट्स भी अब जब मैं बजट पेश करूंगा तो आई एम श्योर उसमें हैं। तो जैसे ही अब बस फॉर्मेलिटी कैबिनेट अप्रूवल की थी, हमें कैबिनेट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अब इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। इस साल की परीक्षा इन 20-25 स्कूलों में होगी, जो वो बोर्ड की परीक्षा होगी और कंटिन्यूस होगी। जी, इसमें नए सत्र में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। ये भी कहा गया कि इसमें बजट का 25% जो है वो शिक्षा पर खर्च हो रहा है। इसमें अभी तो सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात है। प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से किसी तरह का क्या फीडबैक है? आप लोगों ने प्राइवेट स्कूल से भी बात की है इस बारे में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से? प्राइवेट स्कूल से हमने खूब बात की है। मैं खुद बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में जाके उनके टीचर्स के साथ, उनके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके आया हूं, क्योंकि हमने इसकी नीड को समझा है। हमने ऐसे ही नहीं कि कोई ओवरनाइट सोच के कि दिल्ली का बोर्ड बना देते हैं।
हर एक बच्चा चाहता है कि मेरा इवैल्यूएशन का तरीका बदला जाना चाहिए। टीचर्स चाहते हैं कि हम 1 साल बच्चे पे मेहनत करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, उसके अंदर इमोशंस पे काम करते हैं, लेकिन अंत में परीक्षा होती है कुल मिला के 3 घंटे में एक, जिसमें रटने की परीक्षा लेके उसको पास फेल कर देते हैं। तो चाहते तो सब हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नया बोर्ड है, हम भी थोड़ा धीरे चलना चाहेंगे। हम भी चाहेंगे कि पहले 20, 25, 30 स्कूल के साथ में इसको एक सफल मॉडल के रूप में निकाल के लाएं, और इसके जो बच्चों की सफलता दिखेगी वो बाकी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों को इंस्पायर करेगी। पर कल से जिस तरह का रेस्पॉन्स आया है, खुद प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स ने कॉन्टेक्ट करके पूछा है कि इसमें एफिलिएशन कैसे होगा, हमारे यहाँ मैनेजमेंट, हमारे यहाँ बच्चे चाह रहे हैं कि इस तरह का एवोल्यूशन हमारा होना चाहिए। तो आई एम श्योर कि अगर कुछ प्राइवेट स्कूल चाहेंगे तो हम बेहिचक उनके साथ भी पहले साल से ही काम करना शुरू करेंगे। वी वुड लव टू डू दैट, बट दिस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन देम। हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा कि इस बोर्ड में आइए। दिल्ली का अपना जो स्कूल बोर्ड होगा उसमें क्या अलग होगा कि शिक्षा बेहतर बने, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे मनीष जी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं हम लोग में। एक बस आखिरी सवाल चलते चलते मनीष जी, किसी ने ट्विटर पे भेजा है सवाल, मोहित शर्मा है, वो पूछ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई निजी स्कूलों की जैसे होनी जरूरी है। अध्यापक यदि बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएं तो उन्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। ट्यूशन पढ़ाना सभी अभिभावकों के लिए संभव नहीं। दाखिला हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए ताकि कोई बच्चा पढ़ने में अगर कमजोर हो तो वो खेल में आगे बढ़ सके। अब आपने ये कई बार बताया भी है कि कैसे सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी है। इस तरह के सवाल, शंकाएं लोगों के मन में अभी भी हैं, और खेल पर कितना जोर रहेगा कि खेल में आगे बढ़ने की गुंजाइश हो, क्योंकि खेल से तो फ्यूचर आपके जमाने में ये साबित हो चुका है कि कितना बेहतर हो सकता है। मैं सहमत हूं मोहित जी से कि गवर्नमेंट स्कूल में और बहुत सुधार की जरूरत है, पर साथ साथ चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में अब इस तरह के सुधार की जरूरत है कि हर बच्चा जो 12वीं क्लास पढ़ के निकले और पास होके निकले, वो इस बात में भी पास होके निकले कि वो आगे जाके महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार करेगा। वो किसी दफ्तर में बैठेगा, जाके किसी कॉलेज में पढ़ेगा, समाज में जिएगा, महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दूसरे धर्म जातियों के प्रति उसका व्यवहार कैसा रहेगा, ये उसके अंदर में इन्वॉल्व होना, उसके अंदर में इनबिल्ट हो जानी चाहिए चीजें, तभी वो स्कूल से निकले। तो ये प्राइवेट स्कूल के लिए भी जरूरी है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष सिसोदिया, हमसे बातचीत करने के लिए, एनडीटीवी को समय देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।